में, बल्कि यह इस दुनिया के छोटे से हिस्से के रूप में सबसे बड़ा प्रयास है जिस पर आप निश्चित निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। यह संभावना के अन्यायपूर्ण अत्याचारों को खारिज करके शुरू होता है। बस आप एक लॉटरी टिकट मात्र नहीं है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 7 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 7, पैसे का पीछा करें। HindiAudiobook.com। पैसा पैसा बनाता है। जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और जिसके पास कम है उससे लिया जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने वही देखा जब उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है, सबसे बड़ी गणितीय खोज, या यहां तक कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। आप जिस भी परिभाषा को पसंद करते हो, आप इस संदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। घातीय वृद्धि को कभी कम मत समझें। असल में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आइंस्टीन ने इन उदाहरणों में से किसी को कहा हो, लेकिन यह गलतफहमी संदेश को मजबूत करती है। जीवन भर की प्रतिभा के मूलधन का निवेश करने के बाद आइंस्टीन ने उन चीजों के लिए श्रेय प्राप्त करके कब्र में जाने तक ब्याज कमाना जारी रखा है। ज्यादातर बातें भुला दी जाती है। दूसरी ओर आइंस्टीन और शेक्सपियर जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को लगातार संदर्भित किया जाता है और उनको हमेशा याद किया जाता है। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम ही अक्सर असमान परिणाम प्राप्त करते हैं। 1906 में अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने पाया कि पेरेटो सिद्धांत, या कहें 80-20 नियम, जब उन्होंने देखा कि इटली में 20% लोगों के पास 80% भूमि का स्वामित्व है, उन्होंने प्राकृतिक रूप में एक ऐसी घटना देखी कि उनके बगीचे की 20% जगह पर बोई गई मटर से 80% उत्पादन हुआ। यह असाधारण रूप से स्टार्क पैटर्न है, जिसमें एक छोटे से बीज ने सभी बाधाओं को पार करते हुए पौधे बाहर निकलते हैं, जो हमें प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में हर जगह दिखते हैं। सबसे विनाशकारी भूकंप संयुक्त रूप से सभी छोटे भूकंपों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। सबसे बड़े शहरों ने भी छोटे छोटे शहरों को एक साथ रखा है, और इसी तरह मोनोपोली व्यवसाय भी लाखों अविभाजित प्रतियोगियों की तुलना में अधिक मूल्यवान होते हैं। आइंस्टीन ने कहा या नहीं कहा, लेकिन इसे शक्तिशाली नियम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि घातीय समीकरण असमान वितरण का वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड का यही नियम है। यह हमारे आसपास पूरी तरह से परिभाषित है कि हम आमतौर पर इसे नहीं देखते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब आप पैसे का पालन करते हैं तो शक्ति का नियम कैसे दिखाई देता है। वेंचर पूंजी में जहां निवेश प्रारंभिक चरण की कंपनियों में घातीय वृद्धि से लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, कुछ कंपनियां अन्य सभी की तुलना में तेजी से अधिक मूल्य प्राप्त करती है। ज्यादातर व्यवसायों को वेंचर पूंजी से निपटने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सभी को वास्तव में एक बात पता होना चाहिए कि वेंचर पूंजीपति इसे समझने के लिए संघर्ष करते हैं। हम एक सामान्य दुनिया में नहीं रहते, बल्कि एक शक्ति के कानून के अंतर्गत रहते हैं। वेंचर कैपिटल का पावर। वेंचर कैपिटलिस्टिक प्रारंभिक चरण की कंपनियों को वादा करने से पहचान, निधि और लक्ष्य का लाभ रखते हैं। वे इंस्टीट्यूशनल और अमीर लोगों से धन जुटाते हैं और इसे एक फंड में पूल करते हैं और प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश करते हैं। उनका मानना है कि इससे वे अधिक मूल्यवान बन जाएंगे। यदि वे इससे बाहर निकलते हैं तो वे रिटर्न पर लगभग 20% कटौती करते हैं। एक वेंचर फंड तभी पैसा बनाता है जब उसके पोर्टफोलियो में कंपनियां अधिक मूल्यवान हो जाएं, या सार्वजनिक हो जाती है, या बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी जाती है। वेंचर फंडों की आमतौर पर 10 साल की उम्र होती है, क्योंकि सफल कंपनियों के बढ़ने
और बाहर निकलने के लिए समय लगता है। लेकिन अधिकांश वेंचर समर्थित कंपनियां आईपीओ नहीं लाती या अधिग्रहित नहीं होती है, लेकिन सबसे असफल वो रहती हैं जो आमतौर पर शुरू होने के तुरंत बाद इसे शुरू करती हैं। इन शुरुआती असफलताओं के कारण एक वेंचर फंड आमतौर पर पहले ही पैसे खो देता है। वेंचर कैपिटल उम्मीद करते हैं कि सफल पोर्टफोलियो कंपनियां अपने घातीय विकास दर को प्रभावित करने, स्केल करने पर फंड के मूल्य को नाटकीय रूप से कुछ वर्षों के समय में बढ़ा देगी। बड़ा सवाल यह है कि यह अधिग्रहण कब होगा। अधिकांश के लिए जवाब कभी नहीं होता। अधिकांश स्टार्टअप विफल हो जाते हैं और अधिकांश फंड उनके साथ ही विफल हो जाते हैं। प्रत्येक वेंचर कैपिटल जानता है कि उनका काम उन कंपनियों को ढूंढना है जो सफल होंगी। हालांकि अनुभवी निवेशक भी इस घटना को केवल सतही समझते हैं। वे जानते हैं कि कंपनियां अलग हैं, लेकिन वे अंतर को कम समझते हैं। गलती यह उम्मीद करने में है कि वेंचर रिटर्न सामान्य रूप से वितरित किया जाएगा, यानी बुरी कंपनियां असफल हो जाएंगी, मध्यम लोग फ्लैट रहेंगे और अच्छे लोग दुगुना या 4 गुना रिटर्न पाएंगे। इस ब्लेंड पैटर्न को मानते हुए निवेशक एक विविध पोर्टफोलियो इकट्ठा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे विजेता रहेंगे। लेकिन यह प्रार्थना दृष्टिकोण आमतौर पर पूरे पोर्टफोलियो को बिना किसी हिट के फ्लॉप कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेंचर रिटर्न समग्र वितरण का पालन नहीं करते हैं। इसके बजाय वे एक पावर लॉ का पालन करते हैं। कुछ छोटी कंपनियों ने मूल रूप से सभी से बेहतर प्रदर्शन किया। यदि आप बहुत कम कंपनियों की एकल मनोदशा की खोज के बजाय डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अत्यधिक मूल्यवान हो सकते हैं, तो आप उन दुर्लभ कंपनियों को पहली जगह पर रखेंगे। फाउंडर्स फंड में हमारे परिणाम इस स्केव पैटर्न को चित्रित करते हैं। फेसबुक 2005 के फंड में सबसे अच्छा निवेश था। यह अकेला अन्य सभी संयुक्त पोर्टफोलियो की तुलना में अधिक लाभदायक रहा। दूसरा सबसे अच्छा निवेश पेलेंटियर फेसबुक को छोड़ दूसरे निवेशों के योग से अधिक रिटर्न के साथ कमाई की। यह पैटर्न असामान्य नहीं है। हम इसे अपने सभी अन्य फंडों में भी देखते हैं। वेंचर पूंजी में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सफल फंड में सबसे अच्छा निवेश संयुक्त फंड के पूरे शेष के बराबर या बेहतर प्रदर्शन करता है। यह वेंचर कैपिटल के लिए 2 बहुत अजीब नियमों का पर्याय है। सबसे पहले, केवल उन कंपनियों में निवेश करें जिनके पास पूरे फंड के मूल्य को वापस करने की क्षमता है। यह एक डरावना नियम है क्योंकि यह संभावित निवेश के विशाल बहुमत को समाप्त करता है। यही नियम संख्या 2 हो जाती है क्योंकि नियम संख्या 1 इतनी प्रतिबंधित है कि कोई अन्य नियम नहीं हो सकता। गौर करें, जब आप पहले नियम को तोड़ते हैं तो क्या होता है। एंडरसन होरोविट्ज ने 2010 में इंस्टाग्राम में $2.5 लाख का निवेश किया। जब फेसबुक ने 2 साल बाद $1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीदा तो एंडरसन ने $78 मिलियन की कमाई की। एक साल में 292 गुना ज्यादा रिटर्न। यह एक असाधारण वापसी है जो वैली के सर्वश्रेष्ठ फर्म की प्रतिष्ठा को उपयुक्त बनाती है, लेकिन एक अजीब तरीके से यह लगभग पर्याप्त नहीं है क्योंकि एंडरसन होरोविट्ज के पास $1.5 बिलियन का फंड है। अगर उन्होंने केवल $2.5 लाख के चेक लिखे हैं तो उन्हें बाकी बचे धन पर कमाने के लिए 19 इंस्टाग्राम ढूंढना होगा। यही कारण है कि निवेशक आमतौर पर वित्त पोषण की किसी भी कंपनी में बहुत अधिक धन डालते हैं। वेंचर कैपिटल को उन कंपनियों से केवल मुट्ठी भर मिलना चाहिए जो सफलतापूर्वक 0 से 1 तक चले जाएंगे और फिर उन्हें हर संसाधन के साथ वापस ले लेंगे। बेशक कोई भी निश्चित रूप से पता नहीं कर सकता कि कौन सी कंपनियां सफल होंगी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ वेंचर कैपिटल फर्मों के पास पोर्टफोलियो भी है। हालांकि एक अच्छे वेंचर पोर्टफोलियो में प्रत्येक कंपनी के पास बड़े स्तर पर सफल होने की क्षमता होनी चाहिए। संस्थापक फंड में
हम एक फंड में 5 से 7 कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक को लगता है कि यह अपने अद्वितीय मौलिक सिद्धांतों के आधार पर मल्टी बिलियन डॉलर का व्यवसाय बन सकता है। जब भी आप एक व्यापार के पदार्थ से वित्तीय सवाल पर जाते हैं कि यह एक विविध हेजिंग रणनीति में फिट बैठता है या नहीं, वेंचर निवेश लॉटरी टिकट खरीदने की तरह दिखता है। और एक बार जब आप सोचते हैं कि आप लॉटरी खेल रहे हैं, तो आप पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से हारने के लिए तैयार हैं। क्यों लोग शक्ति के कानून को अनदेखा करते हैं? सभी लोगों का पेशेवर वेंचर कैपिटल क्यों शक्ति के कानून को देखने में विफल रहेगा? एक बात के लिए यह समय के साथ ही स्पष्ट हो जाता है, और यहां तक कि प्रौद्योगिकी निवेशक भी वर्तमान में रहते हैं। 10 कंपनियों में एकाधिकार बनने की क्षमता के साथ एक फर्म पहले से ही असामान्य रूप से अनुशासित पोर्टफोलियो में निवेश की कल्पना करें। घातीय वृद्धि से पहले ये कंपनियां बहुत समान दिखाई देती हैं। अगले कुछ वर्षों में कुछ कंपनियां असफल हो जाएंगी, जबकि अन्य सफल होने लगेंगी, मूल्यवान अलग हो जाएंगे। लेकिन घातीय वृद्धि और रेखीय विकास के बीच का अंतर अस्पष्ट होगा। हालांकि 10 वर्षों बाद पोर्टफोलियो विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर नहीं किया जाएगा। इसे एक प्रमुख निवेश और बाकी सब के बीच विभाजित किया जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता कानून के अंतिम परिणाम कितने स्पष्ट हैं। यह दैनिक अनुभव को प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि निवेशक अपना अधिकांश समय नए निवेश करने में व कंपनियों के शुरुआती चरणों में भाग लेते हैं। इसलिए जिन कंपनियों के साथ वे काम करते हैं वे औसत होती हैं। निवेशकों और उद्यमियों को हर दिन समझने वाले अधिकांश मतभेद सफलता के सापेक्ष स्तरों के बीच होते हैं, न कि घातीय प्रभुत्व और विफलता के बीच। और चूंकि कोई भी निवेश पर छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वेंचर कैपिटल आमतौर पर सबसे अधिक समस्याग्रस्त कंपनियों पर अधिक समय बिताते हैं, क्योंकि सटीक रूप से सफल होने की उन्हीं की संभावना होती है। यदि तेजी से बढ़ते स्टार्टअप में विशेषज्ञता रखने वाले निवेशक भी शक्ति के नियम को याद करते हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्यादातर लोग इसे याद करते हैं। पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि वे सादे दृष्टि में छिपाते हैं। उदाहरण के लिए, जब सिलिकॉन वैली के बाहर ज्यादातर लोग वेंचर पूंजी के बारे में सोचते हैं, वे केवल ABC के शॉर्ट टैंक की तरह छोटे दिखते हैं। आखिरकार US में प्रत्येक वर्ष 1% से कम नए व्यवसाय शुरू हुए, वेंचर वित्त पोषण प्राप्त हुआ और वेंचर कैपिटल को कुल निवेश खाता GDP का 0.2% प्राप्त हुआ। लेकिन उन निवेशों के परिणाम असमान रूप से पूरी अर्थव्यवस्था को प्रेरित करते हैं। वेंचर समर्थित सभी निजी क्षेत्र की कंपनियां 11% नौकरियों को जन्म देती है। वे GDP के आश्चर्यजनक 21% के बराबर राष्ट्रीय राजस्व उत्पन्न करती है। दरअसल दर्जनों सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां वेंचर समर्थित होती हैं। साथ में अन्य सभी तकनीकी कंपनियों की तुलना में उन 12 कंपनियों का मूल्य $2 ट्रिलियन से ज्यादा था। शक्ति के नियमों का कैसे उपयोग करें? निवेश कानून निवेशकों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई एक निवेशक है। एक उद्यमी स्टार्टअप पर अपना समय बिताकर एक बड़ा निवेश करता है, इसलिए प्रत्येक उद्यमी को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या उसकी कंपनी सफल होने जा रही है और ज्यादा मूल्यवान हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से एक निवेशक भी है। जब आप एक करियर चुनते हैं तो आप अपने विश्वास पर कार्य करते हैं कि आप जिस प्रकार के काम करते हैं वह अब से आगे आने वाले दशकों तक मूल्यवान बने रहेंगे। भविष्य के मूल्य के सवाल का सबसे आम जवाब एक विविध पोर्टफोलियो है। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में न रखें, सभी को बताया गया है। जैसा कि हमने कहा, यहां तक कि सबसे अच्छे वेंचर निवेशकों के पास पोर्टफोलियो भी है, लेकिन जो निवेशक शक्ति के कानून को समझते हैं वे उतना ही कम निवेश करते हैं। इसके विपरीत लोक ज्ञान और वित्तीय शिक्षा
दोनों द्वारा स्वीकार किए गए पोर्टफोलियो की तरह डाइवर्सिफिकेशन के स्रोत के रूप में सट्टेबाजी को शक्ति मानते हैं। लेकिन जीवन एक पोर्टफोलियो नहीं है। स्टार्टअप संस्थापक के लिए वह और किसी भी व्यक्ति के लिए भी नहीं। एक उद्यमी खुद को डाइवर्सिफिकेशन नहीं दे सकता। आप एक ही समय में दर्जनों कंपनियों को नहीं चला सकते और फिर उम्मीद करते हैं कि वे अच्छी तरह से काम करेंगी। कम स्पष्ट, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति अपने जीवन को इतनी विविधता नहीं दे सकता कि वह दर्जनों कंपनियों को एक साथ समान रूप से चला सके। हमारे स्कूल इसके विपरीत सिखाते हैं, एक प्रकार के होमोजेनाइज्ड जेनेरिक ज्ञान। अमेरिकी स्कूल प्रणाली से गुजरने वाले हर कोई पावर लॉ नियमों में सोचना नहीं सीखता है। हर हाई स्कूल के विषय की अवधि 45 मिनट ही होती है। प्रत्येक छात्र एक समान गति से आगे बढ़ता है। कॉलेज में मॉडल छात्रों ने विदेशी और मामूली कौशल को अपने जुनून से जोड़कर डिजाइन किया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय उत्कृष्टता में विश्वास करता है और ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध कैटलॉग को डिजाइन किया गया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। जब तक आप इसे अच्छी तरह से पूरा करते हैं तब तक पता चलता है कि यह तो पूरी तरह से गलत था। आपको कुछ ऐसा करने पर ध्यान देना चाहिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि भविष्य में यह मूल्यवान होगा या नहीं। स्टार्टअप दुनिया के लिए इसका मतलब है कि आपको अपने खुद की कंपनी शुरू नहीं करनी चाहिए, भले ही आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो। यदि कुछ भी है तो बहुत से लोग आज अपनी कंपनियों को शुरू कर रहे हैं। जो लोग सत्ता कानून को समझते हैं वे एक नए उद्योग की स्थापना के समय दूसरों से अधिक संकोच करेंगे। वे जानते हैं कि तेजी से बढ़ते समय में वे सबसे अच्छी कंपनियों में शामिल होने से कितने सफल हो सकते हैं। पावर लॉ का मतलब है कि कंपनियों के बीच मतभेद कंपनियों के अंदर भूमिकाओं में मतभेदों को दूर करेंगे। यदि आप पूरी तरह से अपने वेंचर को फंड देते हैं तो आपके पास 100% इक्विटी हो सकती है, लेकिन यदि यह विफल हो जाती है तो आपके पास 100% कुछ भी नहीं होगा। इसके विपरीत 0.01% गूगल का स्वामित्व अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। यदि आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं तो आपको इसे संचालित करने के लिए पावर लॉ को याद रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीजें एक वचन है, जैसे कि हमने अध्याय 5 में चर्चा की थी। एक बाजार शायद अन्य सभी की तुलना में बेहतर होगा। एक वितरण रणनीति आमतौर पर अन्य सभी पर हावी होगी। इसके लिए आपको अध्याय 11 सुनना चाहिए। समय और निर्णय लेने की क्षमता को सत्ता कानून का पालन करना पड़ता है। अध्याय 9 में देखें। हालांकि आप ऐसी दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकते जो आपके लिए अपने फैसलों को सटीक रूप से फ्रेम करने के लिए पावर लॉ से इनकार कर दे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शायद ही कभी स्पष्ट होगा। यह भी लुप्त हो सकता है, लेकिन पावर लॉ की दुनिया में आप कड़ी मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि न जाने आपके कार्य कहां पर फिट बैठेंगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 8 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 8 रहस्य। HindiAudiobook.com। आज के सबसे प्रसिद्ध और परिचित विचार कभी न कभी अज्ञात थे। जैसे त्रिकोण के गणितीय संबंध खोजने से पहले असंख्य सालों तक अज्ञात ही थे। पाइथागोरस को इसे समझने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यदि आप पाइथागोरस की नई खोज को जानने में इच्छा रखते हैं तो आपको उनके पंथ में शामिल होना होगा। इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है। आज उनकी गणितीय खोज इतनी सामान्य हो गई है कि इसे हम मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को सिखाते हैं। एक पारंपरिक सत्य महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्राथमिक गणित सीखना आवश्यक है, लेकिन यह आपको आयाम नहीं देता है। यह कोई रहस्य नहीं है। हमारे विरोधाभासी प्रश्न को याद रखें। क्या आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण सत्य जानते हैं
जिससे बहुत कम लोग सहमत हों। यदि हम पहले से ही जिसमें हम रहते हैं उस प्राकृतिक दुनिया को समझते, पहले से ही इसमें विद्यमान पारंपरिक विचारों को समझ चुके होते, और यदि यह सब कुछ पहले ही हो चुका होता तो यहाँ कोई अच्छा जवाब नहीं होता। अगर दुनिया में भविष्य के रहस्य मौजूद न होते तो हमारे विरोधाभासी विचारों के कोई मायने नहीं होते। बेशक ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाई, लेकिन उनमें से शायद कुछ चीजों को समझना असंभव हो सकता है, जिन्हें हम रहस्यों के रहस्य कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रिंग सिद्धांत ब्रह्मांड की भौतिकी का वर्णन करता है। स्ट्रिंग नामक यह आयामी वस्तु को हिलाने के मामले में है। क्या स्ट्रिंग सिद्धांत सत्य है? आप वास्तव में इसका परीक्षण करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत कम लोग, यदि कोई हो तो, कभी भी इसके सभी प्रभावों को हो सकता है समझ सके। क्या यह मुश्किल है या यह एक असंभव रहस्य है? अंतर मायने रखता है। आप मुश्किल चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन असंभव को नहीं। हमारे विरोधाभासी प्रश्न के व्यावसायिक संस्करण को याद करें। कोई मूल्यवान कंपनी कोई इमारत क्यों नहीं बना रही है? हर सही उत्तर एक जरूरी रहस्य है। कुछ महत्वपूर्ण है और कुछ अज्ञात। कुछ करना मुश्किल है, लेकिन करने योग्य भी है। अगर दुनिया में कोई रहस्य शेष है तो शायद कई विश्वव्यापी कंपनियां शुरू होने वाली है। यह अध्याय आपको रहस्यों के बारे में सोचने और उन्हें ढूंढने में आपकी मदद करेगा। लोग रहस्यों को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अधिकांश लोग ऐसे व्यवहार करते हैं मानो खोजने के लिए कोई रहस्य ही नहीं बचा है। इस विचार का एक चरम प्रतिनिधि टेड कांसिस्की है, जिसे कुख्यात रूप से अन्ना बोम्बर कहा जाता है। कांसिस्की ने हार्वर्ड में 16 वर्ष की उम्र में दाखिला लिया। वह गणित में पीएचडी करने के लिए चला गया और यूसी बर्कले में प्रोफेसर बन गया। उसने 17 साल की उम्र में ही प्रोफेसरों, तकनीशियनों और व्यापारियों के खिलाफ पाइप बमों के द्वारा एक आतंकवादी अभियान छेड़ा हुआ था। 1995 के उत्तरार्ध तक अधिकारियों को पता नहीं था कि अन्ना बोम्बर कौन था या कहां था। इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब उसने 35,000 शब्दों का घोषणा पत्र लिखा और गुमनाम रूप से प्रेस को मेल किया था। एफबीआई ने उम्मीद करते हुए इसे प्रकाशित करने के लिए कुछ प्रमुख समाचार पत्रों से इसे छापने के लिए कहा। यह काम कर गया। कांसिस्की के भाई ने उसकी लिखने की शैली को पहचान लिया और उसे बदल दिया। आप उम्मीद कर सकते हैं कि लेखन शैली ने पागलपन के स्पष्ट संकेत दिखाए हैं, लेकिन घोषणा पत्र बेहद कमजोर था। कांसिस्की ने दावा किया कि खुशी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लक्ष्यों की आवश्यकता होती है जिनके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, और कम से कम अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होने की आवश्यकता होती है। उसने मानव लक्ष्यों को 3 समूह में विभाजित किया। पहला, लक्ष्य जो न्यूनतम प्रयास से पूर्ण हो सकते हैं। दूसरा, लक्ष्य जो गंभीर प्रयास से पूर्ण हो सकते हैं। तथा तीसरा, लक्ष्य जो पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना प्रयास करता है। यह आसान, कठिन और असंभव की आत्मचेतना है। कांसिस्की ने तर्क दिया कि आधुनिक लोग उदास इसलिए हैं क्योंकि पूरी दुनिया की कठोर समस्याएं हल हो चुकी हैं। आसान या असंभव इसमें से क्या करना बाकी है, और इन कार्यों का पीछा करना बेहद असंतोषजनक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि जिसे एक बच्चा भी कर सकता है। आप क्या नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जिसे आइंस्टीन भी नहीं कर सकता। कांसिस्की का विचार मौजूदा संस्थानों को नष्ट करना, सभी तकनीकों से छुटकारा पाने और लोगों को शुरू करने और कड़ी समस्याओं पर काम करने देना था। कांसिस्की के तरीके क्रेजी थे, लेकिन तकनीक में अविश्वास की हानि हमारे चारों तरफ है। शहरी कल्चर के चिन्हों के खुलेपन पर विचार करें। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, हैंडलबार मूंछें और विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर आदि के समय में वापस पहुंच जाते समय
अगर लोग भविष्य के बारे में आशावादी न होते, यदि करने योग्य सब कुछ हो चुका हो, तो आपको इन उपलब्धियों के लिए जलन महसूस हो सकती है। केवल आतंकवादी और हिपस्टर ही नहीं, बल्कि सभी कट्टरपंथी भी इसी तरह सोचते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक कट्टरपंथ कठिन प्रश्नों के लिए मध्यम मार्ग की अनुमति नहीं देता। इसमें कुछ ऐसे आसान सत्य हैं जिनसे बच्चों के चकित होने की उम्मीद है, जैसे भगवान के रहस्य हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। सत्य कठोर है, लेकिन पाखंडी झूठ बोलते हैं। पर्यावरणवाद के आधुनिक धर्म में आसान सत्य यह है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा प्रकृति माँ सर्वश्रेष्ठ है और इसके सवाल भी नहीं है। निस्वार्थ भाव से सभी इसकी पूजा करते हैं। चीजों का मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी स्टॉक प्राइस देख सकता है, लेकिन क्या वह उन कीमतों को समझ सकता है? बाजार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारा समाज इस पर इतना विश्वास क्यों करता है कि अब कोई रहस्य बचा ही नहीं है? हम भूगोल के बारे में कह सकते हैं कि मानचित्र पर अब कोई स्थान रिक्त नहीं बचा है। यदि आप 18वीं शताब्दी में बड़े हुए होते, तो वहां पर अभी भी खाली स्थान होते। विदेशी साहसिक यात्राओं की कहानियों को सुनने के बाद आप स्वयं एक खोजकर्ता बन सकते थे। यह शायद 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में सच था। इसके बाद नेशनल ज्योग्राफी की फोटोग्राफी ने हर पश्चिमी को दिखाया कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विदेशी स्वतंत्र स्थान भी हैं। आज खोजकर्ता ज्यादातर इतिहास की किताबों और बच्चों की कहानियों में पाए जाते हैं। माता पिता उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे समुद्री डाकू या सुल्तान बनने की बजाय खोजकर्ता बने। शायद आज भी दर्जनों जनजातियां अमेज़न के गहरे जंगलों में निवास करती है, और हम जानते हैं कि महासागरों की गहराई में एक आखिरी सांसारिक सीमा भी है, लेकिन अज्ञात पहले से कम आसान लगता है। प्राकृतिक तथ्य के साथ साथ भौतिक सीमाएं घट गई है। 4 सामाजिक रुझानों ने रहस्यों में विश्वास को खत्म करने की साजिश रची है। सबसे पहले वृहदशीलता यानी इंक्रीमेंटलिज्म है। शुरुआती उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि चीजों को करने का सही तरीका एक छोटा कदम दर कदम आगे बढ़ना है। यदि आप परीक्षा में शामिल ही नहीं होते हैं, तो आपको कुछ सीखने और पूरा करने पर कोई क्रेडिट या प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत यह सब करने पर आपको ए ग्रेड मिल जाए, तब क्या होगा? यह प्रक्रिया कक्षा दर कक्षा चलती जाती है। यही कारण है कि आमतौर पर प्रकाशक आपका पीछा करते हैं और नई अकादमिक सीमाओं को छूने के बजाय उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। दूसरा जोखिम घृणा है। लोग रहस्यों से डरते हैं क्योंकि वे गलत होने से डरते हैं। परिभाषा के अनुसार रहस्य की पुष्टि मुख्य धारा के द्वारा नहीं की गई है। यदि आपके जीवन का लक्ष्य कभी कोई गलती नहीं करना है, तो आपको रहस्यों की तलाश नहीं करनी चाहिए। सब कुछ सही करना मतलब अकेले रहना और किसी का विश्वास नहीं करना पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगा। अकेले और गलत होने की संभावना असहनीय हो सकती है। तीसरा प्रसन्नता है। सामाजिक अभिजात वर्ग की सबसे स्वतंत्र और नई सोच का पता लगाने की क्षमता है कि वे कम से कम रहस्यों में विश्वास करते हैं। यदि आप पहले से ही किए गए सब कुछ पर विश्वास कर सकते हैं, तो एक नया रहस्य क्यों खोजा जाए? प्रत्येक गिरावट के समय में शीर्ष कानून विद्यालयों और बिजनेस स्कूलों में डीन आने वाले वर्ग का स्वागत करते हैं। उसी निहित संदेश के साथ आप स्कूलिंग संस्थान में शामिल हुए हैं। आपकी चिंताएं खत्म हो गई है। आप जीवन के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद यह ऐसी चीज है जो केवल तभी सच है जब आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं। चौथा समतलता यानी फ्लैटनेस है। वैश्वीकरण की प्रगति के रूप में लोग दुनिया को एक सजातीय अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार के रूप में देखते हैं। दुनिया सपाट है। इस धारणा को देखते हुए जो कोई भी गुप्त की तलाश करने की महत्वाकांक्षा रखता है,
वह पहले खुद से पूछेगा, अगर कुछ नया खोजना संभव था तो क्या स्मार्ट और अधिक रचनात्मक लोगों में से